अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, बनु उमैया के बाद अब्बासियों का दौरे खिलाफत शुरू हुआ। अब्बासियों के दौरे अरूज में इनकी सल्तनत की सरहदें मशरक़े वुस्ता, मगरबी एशिया और सेंट्रल एशिया से होती हुई शुमाल मशरकी अफ्रीका तक फैल गई। अमूमी तौर पर पूरी खिलाफत का खलीफा सिर्फ एक ही होता था जो इस सारी सल्तनत का बादशाह होता था, लेकिन इंतजामी तौर पर इतनी बड़ी सल्तनत को चलाना किसी एक के बस का काम नहीं होता था। इसलिए इसको मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करके वहाँ खिलाफत के वाली या गवर्नर तैनात किए जाते थे। ये तमाम गवर्नर खलीफा के अहकाम के मुताबिक इन इलाकों को चलाते थे। इन्हीं इलाकों या अब्बासी खिलाफत के ज़ेरे साया चलने वाली छोटी रियासतों या खानदानों में से एक था अल-इख्शीद खानदान। अल-इख्शीद खानदान कौन था? ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ से हिजरत करके आए? इनका अब्बासियों के साथ क्या ताल्लुक था? मोहम्मद इब्ने तुगच अल-इख्शीद कौन था? ये कैसे अब्बासियों के करीब आया और फिर कैसे मिस्र का गवर्नर बना? अल-इख्शीद सल्तनत कैसे कायम हुई और फिर कैसे ज़वाल पजीर हुई? इन तमाम सवालों के जवाब आप जान पाएंगे इस वीडियो। अल-इख्शीद खानदान की दास्तान शुरू होती है 8वीं सदी ईस्वी में। मोहम्मद इब्ने तुगच अल-इख्शीद के आबाओ अजदाद का ताल्लुक बुनियादी तौर पर तुर्कों से था। ये असल में तुर्की के इलाके फरगाना से ताल्लुक रखते थे, जो तुर्की के एक खाकान शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। लिहाजा मोहम्मद इब्ने तुगच के दादा ने फरगाना से हिजरत की और अब्बासी फौज में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद इब्ने तुगच के दादा जफ और इनके वालिद तुगच दोनों पहले अब्बासी फौज में शामिल हुए, लेकिन बाद में इनके वालिद ने टुलुनीद डायनेस्टी में अपनी खिदमात सरअंजाम दी। यहाँ तक के 868 में इसे मिस्र और शाम का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। अपनी काबिलियत के बलबूते पर तुगच का तुलूदीज में वकार बढ़ता चला गया और इसने उर्दन, शाम और दमिश्क में भी इनके ज़ेरे साया गवर्नरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। दोस्तों, इस सारे अरसे के दौरान मोहम्मद इब्ने तुगच भी अपने वालिद के साथ इन्हीं इलाकों में रहा और फौजी और इंतज़ामी अमूर को बचपन से जवानी तक करीब से देखते और निभाते आया। बल्कि यूँ कह लें कि तुगच की गवर्नरी के दौरान मोहम्मद इब्ने तुगच इनका नायब गवर्नर था और तमाम अहम मामलात में अपने वालिद के साथ शरीक होता था। इस तरह इंतजामी और फौजी महारत हासिल करने के साथ साथ वो दिमागी पुख्तगी की तरफ भी कदम ब कदम बढ़ता रहा। इसके बाद मोहम्मद इब्ने तुगच की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब तलून का बेटा 896 में वफात पा गया और इसके साथ ही टुलुनीडिस सल्तनत हचकोले खाना शुरू हो गई। आखिरकार 905 में अब्बासियों ने एक बार फिर से शाम और मिस्र अपने कब्जा में किए और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। मिस्र और शाम में अब्बासियों की हुकूमत कायम होने के बाद तुगच को इनके दो बेटों मोहम्मद इब्ने तुगच और अबैदुल्लाह के साथ बगदाद में कैद कर दिया गया। तुगच इसी कैद के दौरान 906 में वफात पा गया, लेकिन मोहम्मद इब्ने तुगच और इसके भाई को बाद में रिहा कर दिया गया। मोहम्मद इब्ने तुगच को रहाई तो मिल गई, लेकिन आगे कई इम्तिहान इसकी राह में खड़े इसका इंतजार कर रहे थे।
थे। दोस्तों, जेल से रिहा होने के बाद मोहम्मद इब्ने तुगज और इसके भाई ने महल की साजिश में हिस्सा लिया और नए खलीफा अल मुक्तदर को मजूल कराने के लिए इब्ने अल मुताज का साथ दिया, लेकिन वो इसमें कामयाबी हासिल ना कर सके। इन हालात में दोनों भाइयों ने यहाँ से निकलने में ही आफियत जानी और एक भाई इराक जबकि दूसरा शाम वापस अपने आबाई इलाके में पहुंच गए। शाम लौटने पर मोहम्मद इब्ने तुगज ने अबू अल अब्बास के ज़ेरे साया छोटी सतह पर मुख्तलिफ इलाकों में कुछ मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। यहाँ वो अबू अल अब्बास की मौत के बाद इसके बेटे के दौरे इक़्तिदार में भी इनके साथ मसरूफ़े अमल रहा और आहिस्ता आहिस्ता अपना मकाम बनाने में कामयाब ठहरा, यहाँ तक कि यहाँ के मुतलका गवर्नर अल खिजरी को भा गया, जिसने इसे कुछ जिम्मेदारियां सौंप कर दूर दराज के इलाकों में भेजा। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुख्तलिफ मुहिम्मात में शरीक रहा, जिनमें एक मशहूर वाकया ये हुआ कि इसने एक काफिले को डाकुओं से बचाया और इसकी खुशकिस्मती कि इसमें अल मुक्तदर की वालदा भी थी, जिसकी वजह से इसके कैरियर को मजीद चार चांद लग गए। वो अब्बासियों की फौज में भी फराइज सर अंजाम देता रहा और आखिरकार जब फातमियों ने मिस्र पर कब्जा करने की कोशिश की तब ये बेहतरीन फौजी दस्ते की कमांड कर रहा था। 923 में जब तेकिन को मिस्र में अब्बासियों का गवर्नर तैनात किया गया तो साथ साथ मोहम्मद इब्ने तुगज को भी वहां भेजा गया। कुछ अरसे के बाद मिस्र में मोहम्मद इब्ने तुगज को गवर्नर मुकर्रर किया जाना था, लेकिन तकीन की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। लिहाजा मोहम्मद इब्ने तुगज ने अपने आप को फलस्तीन का गवर्नर तैनात करवा लिया। इब्ने तुगज की फलस्तीन की मुअस्सर कारकर्दगी और फौजी इस्लाहात की वजह से ये 931 में दमिश्क का गवर्नर बन गया और दिन ब दिन शाही महल में अपना असरो रसूख बढ़ाता चला गया, जिसमें सबसे अहम तल्लुकात इसने अबू अल हसन मुन्नस अल मुज़फ्फर के साथ कायम किए, जो अब्बासी खिलाफत का कमांडर इन चीफ होने के साथ साथ खिलाफत की सबसे अहम शख्सियात में से भी था। दोस्तों, 933 में तकीन की वफात ने अब्बासी खिलाफत में कुछ मसाइल पैदा किए। तकीन की वफात के बाद इसका बेटा मिस्र में अपना वो असरो रसूख कायम ना रख सका। पहले मिस्र की खिलाफत में मोहम्मद इब्ने तुगज का नाम आया, लेकिन इससे पहले कि मोहम्मद इब्ने तुगज मिस्र में पहुंचता, इसकी जगह अहमद इब्ने केगलग को मिस्र का गवर्नर बना दिया गया। इसके बाद शाम की गवर्नरी के मसाइल भी काफी हायल रहे, जिससे मोहम्मद इब्ने तुगज और दूसरे अब्बासी खिलाफत के लोगों में एक शदीद चपकलश जारी रही, यहाँ तक कि बात जंग तक आ पहुंची। लेकिन इब्ने तुगज ने हार ना मानी और इब्ने केगलग के साथ एक तहरीरी मुआहदा करने पर मजबूर हो गया। वक्त गुजरने के साथ अब्बासी खिलाफत का केगलग को मिस्र का गवर्नर बनाना कुछ दुरुस्त फैसला साबित ना हुआ, क्योंकि वो मिस्र में मामलात को ठीक तरह से संभाल ना सका। मिस्र के मुआशी और इंतजामी मामलात इन्हें खुद देखना पड़े। इब्ने केगलग की इन कमजोरियों का फायदा उठाते हुए मोहम्मद इब्ने तुगज ने अपनी फौज के साथ मिस्र पर चढ़ाई कर दी। इसने पहले दरियाए नील के डेल्टा और टाइनिस शहर को अपने कब्जा में किया और फिर आगे बढ़ते हुए 935 में इस वक्त के मिस्र के दारुल हुकूमत फुस्तात के सूल की खातर इब्ने केगलग से जंग लड़ी और इसे शिकस्त देकर ये शहर भी हासिल कर दिया। इब्ने केगलग जो अपने आप को बड़ा बहादुर तस्वुर करता था, मैदाने जंग से भाग खड़ा हुआ और जाकर फातमियों के यहाँ पनाह ले ली। बाद में मोहम्मद इब्ने तुगज का फातमियों के साथ भी टकरा हुआ, जिसमें फातमी पूरी तैयारी के साथ मिस्र को हासिल करने के लिए आगे बढ़े। पहले पहल तो फातमी इस जंग में कामयाबी से हमकनार हुए, लेकिन फिर मोहम्मद इब्ने तुगज के भाई ने इनको शिकस्त दी।
فاطمی عباسیوں کے خلاف تھے اور مصر میں جب محمد ابن تغج اور اس کے بھائی نے فاطمیوں کو یہاں شکست سے دوچار کیا تو یہی وہ لمحہ تھا کہ محمد ابن تغج عباسی خلافت کی آنکھوں کا تارا بن گیا اور انہوں نے اسے عزت سے نوازنے کے ساتھ ساتھ مصر میں تعینات بھی کیا۔ اس بہادری اور جرأت کی وجہ سے 938 میں الاخشید کا لقب بھی دیا، لہذا محمد ابن تغج کی 935 میں قائم کردہ الاخشید سلطنت کو 939 میں رسمی طور پر عباسی خلافت سے منظوری ملی، جو عباسیوں کی ایک مملوک ریاست بنی۔ الاخشید ابن تغج کے ساتھ ایسے ہی پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ 24 جولائی 946 کو محمد ابن تغج اس فانی دنیا سے اپنے حصہ کی زندگی جینے کے بعد کوچ کر گیا۔ محمد ابن تغج کی وفات کے بعد الاخشید کا اقتدار ان کے بیٹے ابو القاسم انوجور بن الاخشید کے ہاتھ میں چلا گیا۔ الاخشید خاندان کی ایک خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ ان کو ابو المسک آفور نامی ایک بہترین سپہ سالار اور وزیر میسر آیا۔ محمد ابن تغج کی وفات کے بعد یہ کافور کا رعب اور دبدبہ ہی تھا کہ اس نے الاخشید خاندان کی حکومت کو تواتر سے چلایا۔ وہ بنیادی طور پر ایک افریقی غلام تھا جس نے محمد ابن تغج کے بعد بھی اس خاندان سے اپنی پوری وفاداری نبھائی اور 966 تک الاخشید کو برابر چلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ بھی وفات پا گیا۔ کافور کے مرنے کی دیر تھی کہ الاخشید خاندان کے وہ تمام دشمن، خاص طور پر فاطمی جو اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے، بیک وقت چاروں اطراف سے امڑ آئے اور آخرکار 969 میں فاطمیوں نے مصر پر حملہ کیا اور الاخشید کا مصر سے خاتمہ کرتے ہوئے اپنی حکومت قائم کی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مناسب سمجھیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔